कल तक हमने देखा था कि हमारे शेलो फाउंडेशन कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। एक बार थॉरो रिवाइज कर लेते हैं हम। शेलो फाउंडेशन कौन से फाउंडेशन होते हैं? जिनकी डेप्थ ब्रेथ से छोटी होती है, ठीक है, मतलब ज़्यादा डीप में वो नहीं जाते हैं, गहराई में, धरती से गहराई में वो नहीं जाते हैं। अलग अलग टाइप के हमने शेलो फाउंडेशन देखे थे। हाँ सक्षम, बोलते जाओ, कौन सा पहला? मैडम पहला था स्प्रेड या फाउंडेशन। सिंगल फाउंडेशन, ठीक है। इसमें भी अलग अलग प्रकार के हमारे फाउंडेशन आते हैं। पहला आता है हमारा सिंपल फाउंडेशन या सिंगल फुटिंग। दूसरा आता है स्टीप फुटिंग, जिसमें चढ़ाव जैसे स्टीप बने रहते हैं, स्टेप्स बने रहते हैं, उसको बोलते हैं स्टीप फुटिंग। तीसरा आता है हमारा स्लोप फुटिंग और चौथा हमारा आता है वॉल फुटिंग, ठीक है, सही बोला। इसके आगे फिर सेकंड फाउंडेशन हमारा कौन सा फाउंडेशन है? स्ट्रैप फाउंडेशन, ठीक है। स्ट्रैप फाउंडेशन क्या होता है? दो फाउंडेशन के बीच में हम अंडरग्राउंड एक बीम प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं हम स्ट्रैप फाउंडेशन। अगला था हमारा कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग के अंदर दो टाइप के शेप के अकॉर्डिंगली हमने कंबाइंड फुटिंग पढ़ी है। कंबाइंड फुटिंग एक जो रेक्टेंगुलर शेप के साथ में होती है उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग, और दूसरी जो ट्रेपेजोइडल शेप की होती है उसको बोलते हैं हम ट्रेपेजोइडल कंबाइंड फुटिंग। अगला कौन सा था? मैट या राफ्ट फाउंडेशन। स्टेप फुटिंग, मैट और राफ्ट फुटिंग फाउंडेशन, सॉरी। मैट और राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है? जब हमारा जो प्लॉट एरिया होता है उसके नीचे की मिट्टी जो होती है, जिसकी बेयरिंग कैपेसिटी प्रॉपर नहीं होती है, जिसकी लोड सहने की क्षमता सही प्रकार से नहीं होती है, या वो कमज़ोर होती है, या फिर हमारा बिल्डिंग का लोड ज़्यादा आता है हमारी फुटिंग के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, एक मैट या चटाई जैसा पूरा सेटअप हमारे फाउंडेशन में बिछाते हैं और उसके ऊपर फर्दर हम कॉलम को खड़ा करके हमारा सेंट्रिक लोड प्रोवाइड करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये तो थी हमारे अलग अलग टाइप के शेलो फाउंडेशन की बात। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो फाउंडेशन फेल होते हैं, मतलब जो फाउंडेशन फेल हो जाते हैं, उनके कारण क्या क्या है, मतलब कॉजेज ऑफ फेल्यूर ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन फेल क्यों होते हैं? The main causes of foundation, the failure of foundation is unequal settlement of the subsoil, ठीक है। अब सब मतलब हाँ, कॉजेज मतलब कारण, कॉजेज मतलब कारण। फाउंडेशन के, नींव के फेल होने के क्या कारण है, ठीक है। अब पहला है इसमें अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ द सब सॉइल, मतलब सब, एक तो मैंने पहले आपको बताया था सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ऊपर बनता है, ठीक है। सब स्ट्रक्चर जो धरती के, मतलब ग्राउंड फ्लोर के नीचे हमको दिखता है। मतलब हमारे जो फाउंडेशन है वो क्या है? सब स्ट्रक्चर है ना, धरती के नीचे रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? हाँ ना बोलो। रहता है मैडम। अरे हमारा जो प्लेन थे, जो फाउंडेशन हम देते हैं कि धरती के नीचे रहता है ना, हमको दिखता है क्या किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन हम देखने में समर्थ रहते हैं क्या जब बिल्डिंग बन जाती है? नहीं, जब कंस्ट्रक्शन होता है तभी हमको दिखता है, एनालिसिस होता है उसका। तो हमारा सब सॉइल क्या बोल रहे हैं, मतलब जो हमारे स्ट्रक्चर के नीचे की सॉइल है, वो नीचे की मिट्टी जो है, ठीक है, फाउंडेशन के नीचे की मिट्टी या स्ट्रक्चर के नीचे की मिट्टी, उसमें क्या होता है, सेटलमेंट होता है, मतलब धंसने लगती है। मगर धंसती भी कैसे, मतलब अगर दोनों इक्वल धंस रही तो समझ में आ रही है। एक ज़्यादा धंस रही है और एक कम धंस रही है, मतलब दोनों में एक समान का चीज़ नहीं हो रही है, अनइक्वल है। तो क्या बोल रहे हैं, पहला कारण तो ये है कि एक जैसा सेटलमेंट या एक जैसा धसाव निचली मिट्टी में नहीं होना, ठीक है। अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ द सब सॉइल, इसमें कोई दिक्कत? नो मैडम। ठीक है। अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ मैसोनरी, ठीक है, अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ मैसोनरी। मैसोनरी मतलब अगर हम क्या कर रहे हैं, हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं है। दो प्रकार के मैंने स्ट्रक्चर आपको समझाए थे, एक फ्रेम स्ट्रक्चर होता है और दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर होता है? लोड बियरिंग वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्रेम स्ट्रक्चर मतलब जो बीम कॉलम स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं। और लोड बियरिंग वॉल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? जिसमें हमारी दीवारें मेन लोड अपने ऊपर लेती है, या जो दीवारें होती है वो लोड अपने ऊपर झेलती है,
ठीक है। पहले के टाइम के मैंने बताया था आपको कि दीवारों के ऊपर गर्डर रखते थे, फिर लोड देते थे, है ना, सबको पता है, बताया था जब मैसोनरी हाँ पढ़ मैडम। रहे थे। ये हाँ जो मैम। मैंने एक डायग्राम बनाया था ये किसका था, फ्रेम स्ट्रक्चर का था। ये हमारी नींव हो गई, ये हमारी ग्राउंड फ्लोर हो गया, कॉलम है दोनों, बीम है, स्लैब डली हुई है, फिर कॉलम, फिर बीम, फिर स्लैब, फिर कॉलम, फिर बीम और फिर स्लैब, फिर कॉलम, फिर बीम, फिर स्लैब। सबको पता है ना। ये वाला स्ट्रक्चर में जो हम दीवारें बनाएंगे ईंटों की, उसमें कोई लोड नहीं आता है। मेन लोड कौन लेता है, छत काय पे डालती है, स्लैब काय पे डालती है अपना लोड, बीम पे, और बीम काय पे डालते हैं ये दो कॉलम पे। फिर कॉलम क्या करते हैं, इस लोड को नीचे ट्रांसफर करते हैं। फिर अगली छत काय पे लोड डालती है, बीम पे, और बीम काय पे डालते हैं, इन कॉलम पे। तो अल्टीमेटली इस वाले, इन दोनों वाले कॉलम पे किस किस प्रकार का लोड आ रहा है, एक तो ये छत और बीम का, और जो ऊपर से ये कॉलम दे रहा वो लोड। समझ गए बात को। ये वाला पूरी होल हाँ असेंबली का मैडम। लोड भी इस पे और इस पे आएगा, प्लस ये वाला लोड भी इस पे और इस पे आएगा। समझ रहे हो बात को। फिर ये वाला लोड जो ट्रांसफर यस होगा मैडम। ये सीधा इस वाले कॉलम पे ट्रांसफर होगा, और ये वाला स्लैब और बीम का लोड भी इस पे और इस पे ट्रांसफर होगा। समझ रहे हो। तो मतलब इसमें अगर हम दीवारें मेन चीजें बता रहे हैं ना, तो दीवारें लोड झेलने में अपना भागीदारी नहीं दे रही है। अगर यहाँ पे मैं ब्रिक की मैसोनरी बनाती तो वो उस पे लोड मेन नहीं आ रहा है। समझ में आ रही है बात। मेन लोड कौन ले रहे हैं, बीम कॉलम स्ट्रक्चर। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर कहलाया हमारा, फ्रेम स्ट्रक्चर। आई बात समझ में। और जब मैं पहले की बात बता रही थी, पहले के टाइम में कैसा होता था कि हमारा क्या करते थे, यहीं से क्या करते थे, एक हमने स्लैब बिछा दिया नॉर्मली, और फिर हम क्या करते थे, दीवारें खड़ी करना चालू कर देते थे। ऐसे दीवारें खड़ी करेंगे चारों साइड की, फिर क्या करते थे, दोनों दीवारों पे गर्डर बिछाते थे, फिर उसके ऊपर फर्शियाँ बिछाते थे। आ रही है बात समझ में। पहले के टाइम में जो कंस्ट्रक्शन होता था, दीवारें खड़ी करेंगे, फिर उसके ऊपर छत डालेंगे। छत या तो गर्डर वाली छत होगी, या जो भी पटाव वाली होगी, या किसी भी तरह की होगी। समझ में आ रही है। तो उसमें क्या यस होता मैम। है, वो मैसोनरी कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब चुनाई वाला होता है, या ईंटों की चिनाई वाला होता है, या अपने स्टोन की चिनाई वाला होता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, मैसोनरी वर्क। किसको, हमारी दीवारें जो कैसी रहती है, ईंटों से या पत्थरों से बनी हुई रहती, इसमें क्या, उसको क्या बोलते हैं हम, लोड बियरिंग वॉल्स। मैसोनरी। हाँ, मैसोनरी वॉल्स। और हम अपनी जैसे इसको फ्रेम स्ट्रक्चर, बीम कॉलम स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, बीम कॉलम स्ट्रक्चर को इसको हमने क्या बोला, फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम बनती है, फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं। और मैसोनरी वाली वॉल, मैसोनरी वर्क या मैसोनरी वॉल को हम क्या बोलते हैं, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। वॉल्स, या इसको बोल सकते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है। अब ये वाला क्या हो गया है, ओल्ड, पहले के एरा में ये बनता था। ठीक है। अब ये वाला क्या है, रनिंग में। इसमें एक फायदा मेरे को बताओ, और इसमें एक नुकसान मेरे को बताओ अपनी अकल से। मैम इसमें नुकसान। पहले फ्रेम मैं स्ट्रक्चर का मैसोनरी एक में फायदा बताओ, और इसका एक नुकसान बताओ। मैसोनरी में मैम ज्यादा ईंटें भी लगती है, इसका एक ये नुकसान है। गलत। और मैम मैसोनरी वर्क इसलिए बेकार होता है क्योंकि उसमें दीवारें जल्दी खत्म हो जाती है, ज्यादा टाइम तक चलती नहीं है, क्यों नहीं चलता, उसमें बार बार रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है। हाँ ये सही है, रिपेयरिंग। फ्रेम स्ट्रक्चर में इसकी जरूरत नहीं पड़ती बार बार रिपेयरिंग की। हाँ, ये तो आपने रिपेयरिंग सही बोला, मगर जिससे रिलेट करा है वो उससे मैं असंतुष्ट हूँ।
मैं क्या चाह रही थी कि जो हमारा उससे स्पेस ज्यादा मिलती है। फ्रेम स्ट्रक्चर जो है, पहले तो यार ये गाने बंद कराओ। कहाँ हो पवन गुज्जर तुम? कहाँ हो? जरा बंद हो वीडियो गया ऑन मैडम। करो, वीडियो ऑन करो, तुम तुम्हारा वीडियो ऑन करो। करो ऑन वीडियो। कौन है ये पीछे? दिखाओ जरा, कौन गाने चला रहा है? बैक कैमरा से दिखाओ मुझे। नहीं नहीं, छुपाओ मत, सबको जानती हूँ मैं कौन कौन है। तुम अरे म्यूट इसका हो। माइक बंद है मैडम। तुम्हारा म्यूट आ रहा है माइक। मैं हाँ बंद है वो। हाँ। कहाँ हॉस्टल में हो तुम? रूम में हो? रूम पे, रूम पे मैम। हाँ, पीछे कौन सी ब्रांच के बच्चे हैं? फिर म्यूट हो गया, फिर म्यूट हो गया तुम्हारा। मैम अलग ही हो तो। कौन अलग ही है? कौन सी ब्रांच के बच्चे हैं वो? मैं वो तो वहाँ भोपाल कर रहा हूँ, CS। सीएस के हैं? अपने ही कॉलेज के सीएस के बच्चे हैं? नहीं नहीं मैम, भोपाल से। भोपाल के? VIT। ठीक है, तो उनको बोलो भैया कि थोड़ा शांत रहें, नहीं तो मेरे से मैम बात करवा करवा दिया दो। बंद। हाँ, नहीं तो मेरे से बात करवा दो उनकी। चलो। एक मैडम, एक बीम स्ट्रक्चर में अपने को बीम कॉलम स्ट्रक्चर में स्पेस ज्यादा यूटिलाइज हो जाती है। सही है ये। और कुछ? मैं ये बोल रही अच्छा थी, रहता बीम कॉलम वाला ज्यादातर, ज्यादातर। बीम कॉलम वाला अच्छा रहता है। ये कौन बोला? बैरागी? ऊर्जा ऊर्जा। ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी, जैसे मैंने ये छत डाली थी, इसके नीचे ये बीम था और ये कॉलम था, ठीक है। और चाहे ये जो भी अपना फाउंडेशन बनाओ, धरती के नीचे वाला सीन, ये मतलब यहाँ पे ग्राउंड लेवल हो, ठीक है। और वहीं ये मेरा हो गया फ्रेम स्ट्रक्चर। वहीं क्या हो गया, ये मैंने मेसोनरी वाली वॉल वाला स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। ईंटों वाली वॉल वाला स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, ऐसी गर्डर डलेगी, फिर ऐसी चाहे फर्शी या पटाओ या जो भी कुछ है, ठीक है। दिख रहा है ये 3D थोड़ा सा? ये यस 2D मैडम। में बनाया मैंने, ये 3D में बनाया, ठीक है। हाँ। अब इसका जो सबसे बड़ा एक नुकसान है वो ये है कि अगर इधर की वॉल वाली मिट्टी क्या होगी, धंस जाएंगी, ठीक है। ये वाली मिट्टी अगर धंसती हैं तो क्या होगा, ये पूरा ओवरऑल हमारी स्ट्रक्चर के ऊपर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। मतलब अगर ये मिट्टी धंसती है तो इसके ये ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ब्रिक टू ब्रिक लोड ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। एक एक ब्रिक के ऊपर पर्टिकुलर लोड है, ठीक है। तो एक ब्रिक टूटी या फिर एक ब्रिक ने अपना दम तोड़ा तो क्या होगा, ये सारी ब्रिक को या पूरी की पूरी वॉल को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। क्यों अफेक्ट करी? क्योंकि ग्रेन टू ग्रेन या ब्रिक टू ब्रिक हमारा क्या हो रहा है, लोड का ट्रांसफर होता है, ठीक है। एक ही हिस्से के ऊपर पूरी वॉल डिपेंडेंट है और पूरी वॉल के ऊपर ये अगली वाली वॉल डिपेंडेंट है, ऊपर वाली छत डिपेंडेंट है। मतलब एक चीज में अगर रिपेयरिंग का काम निकला तो पूरी बिल्डिंग अफेक्टेड होगी, ठीक है। ये हमारा लोड बियरिंग वॉल की बात हुई। अब ये हम इसमें क्या हमारा फायदा है कि अगर सपोज ये वाला कॉलम क्या हो गया, सिंक हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर कॉलम में हमारा क्या आया, श्रिंकेज आया, ठीक है। तो ये बीम बहुत हद तक अपनी जगह पे खड़े रहने की कोशिश करेगा। कौन सा बीम? ये वाला बीम। और ये छत भी अपनी हद तक कोशिश करेगी। बस दिक्कत क्या हो जाएगी कि यहाँ पर जो सिंकिंग आई है, यहाँ पर जो ये कॉलम सिंक हुआ है,
या जो भी ये मिट्टी नीचे धसी है तो कॉलम नीचे खसका है, तो इसके कारण जनरेट होने वाली जो मूवमेंट आएगी इस कॉलम के ऊपर बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है बात? यस मैडम। इस सिंकिंग के कारण इस पे मूवमेंट बस बढ़ जाएगी, हालांकि ये झेल लेगा, मतलब एक्स्ट्रा मूवमेंट जो जनरेट हो रही है वो उतना भी हम उसको मजबूत बनाते हैं कि अगर इन केस हमारा सिंकिंग का प्रॉब्लम आता है तो ये इसके ऊपर वाला लोड इस पे झेल ले। वही उदाहरण मैंने बताया था, अगर दो लोगों ने एक सीढ़ी पकड़ी हुई है और आगे वाले इंसान ने ज़्यादा मजबूती से सीढ़ी उठा रखी है, पीछे वाले ने हल्की कम भी उठा रखी है, तो अगले वाले के ऊपर लोड बढ़ जाएगा। मगर अगला वाला अगर पहलवान है तो वो पूरा का पूरा लोड उठा लेगा बिना सीढ़ियों को गिराए हुए। आ गई बात समझ में? अगर ये तो थी पहला हमारा बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, अगर हमको क्या करना है, इस सिंकिंग वाले कॉलम की रिपेयरिंग करना है तो हमको मात्र सिर्फ इसकी रिपेयरिंग करना रहेगी। यहाँ पे अगर रिपेयरिंग की बात करते तो हमको पूरी, अगर एक ब्रिक में दिक्कत होगी ना तो सारी ब्रिक के जो बॉन्ड है, मतलब जो जुड़ाई है, वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। मतलब पूरी ओवरऑल हमारी दीवार ही वीक पड़ने लगेगी क्योंकि हमारा लोड उसके ऊपर ही आ रहा है। मगर यहाँ पे अगर हमको रिपेयरिंग करनी, सपोज ये कॉलम सिंक हो गया, तो यहाँ पे हम रिहेबिलेशन, मतलब रिपेयरिंग का एक एडवांस हमारा टॉपिक आता है रिहेबिलेशन। मतलब रिहेबिलेशन मतलब उस बिल्डिंग के पार्ट को वापस से हैबिलेट करना या वापस से पूरा तनतनाट बना देना। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस या अलग अलग टेक्निकल हमारी मेथड होती है रिहेबिलेशन की, तो वो काफ़ी अभी रनिंग में है। तो क्या होता है, अगर हमारा एक कॉलम सिंक हो रहा है या श्रिंके जा रहा है तो हम चाहें तो यहाँ पे स्टील की प्लेट फंसा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसको कवर्ड कर सकते हैं, मतलब ये जो गैपिंग है हम किसी भी उससे भर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ना फर्नीचर बनते भी आपने देखा होगा, कभी ऐसा कुछ गैपिंग वैपिंग आता है तो वो क्या करते हैं, कटिंग करके एक छिलपी लगा के फंसा देते हैं। तो जिससे क्या होता है, ये लोड में प्रॉपर चीज़ें आ जाती है, मेंटेन हो जाती है। एक तो ये चीज़ कि इससे जनरेट होने वाली मूवमेंट ले ली, फिर हमने इसको रिपेयर भी करा तो प्रॉपर बाकी पूरे स्ट्रक्चर को नुकसान हुए बिना हमने सिर्फ और सिर्फ इसको रिपेयर कर दिया। ठीक है, रिपेयर वाली चीज़ भी हमारी ओके हो गई। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, इन फ्यूचर हमको इसमें जो हमारी पार्टीशन वॉल है, जो भी हम ब्रिक वर्क करेंगे बाद में इसमें पार्टीशन वॉल तो बनाते ही हैं, तो अगर हमको इस पार्टीशन वॉल को चेंज भी करना है या उसकी लोकेशन में कुछ अंतर करना है या उसको तोड़ करके खिड़की निकालनी है या किसी भी वॉल को, सपोज ये मेरी ये वॉल है ना, अब मेरा मन कर रहा है कि भैया मैं यहाँ से खिड़की निकालूं या यहाँ से गेट निकालूं, तो बिना कुछ ऊपर वाले कॉलम या बीम को नुकसान हुए बिना मैं इसको तोड़ सकती हूँ। ठीक है, क्यों ऐसा है, क्यों तोड़ सकती हूँ, अगर ये लोड बियरिंग वॉल होती तो क्या मैं इसको तोड़ पाती, नहीं तोड़ पाती, क्योंकि जो ऊपर वाली छत का लोड है वो पूरा के पूरा इस वाली वॉल पे आना है, तो मैं इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकती हूँ। इन फ्यूचर अब चूंकि मेरा क्या बीम कॉलम स्ट्रक्चर है, मतलब फ्रेम स्ट्रक्चर है, तो पूरा लोड क्या हो रहा है, बीम और कॉलम शेयर कर रहे हैं, तो मेरी ये वॉल क्या इंडिपेंडेंट है, फ्री है, मैं कभी भी इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकती हूँ। आई बात समझ में? तो ये थी हमारी इसकी बात। अब मैंने आपको बताया बीम, एक तो होता है बीम कॉलम स्ट्रक्चर, दूसरा होता है हमारा लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं, मैसोनरी वर्क या मैसोनरी वॉल। तो हमारा इसमें ये आया था वर्ड, इसलिए हमने इतनी पूरी रामायण समझी थी। अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे क्या कारण है, हमारे फाउंडेशन के फेल होने के, मतलब पूरा फेल हो जाने के क्या कारण है। तो हम क्या देख रहे थे, पहला तो सब सॉइल, मतलब नीचे की धरती का सेटलमेंट होना, धस जाना। दूसरा क्या देखा था हमने, अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ मैसोनरी। अभी मैंने एक उदाहरण बताया आपको कि ये अनइक्वल सेटलमेंट मतलब ये वाली वॉल क्या हो गई है, धस गई है। ठीक है, एक ही वॉल अगर हमारी धस गई है तो प्रॉपर हमारा पूरा अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ क्या हो गया, मेसोनरी वर्क हो गया। ठीक है, इस कारण से भी क्या होता है, हमारा फाउंडेशन फेल हो जाता है। विड्रॉल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सब सॉइल, मतलब हमारे धरती के अंदर जो पहले से उपस्थित हमारी नमी है या मॉइस्चर है या पानी है, उसका क्या होना, विड्रॉल हो जाना। विड्रॉल हो जाना मतलब क्या आप बोरिंग करते हो,
बोरिंग करते हो तो क्या हाँ करते हो, पूरा उस एरिया का पानी पूरा खींच करके निकालते हो, ठीक है। तो सडन ड्रॉ डाउन जो होता है ना, सडन ड्रॉ डाउन से मतलब होता है कि सडन किसी की मात्रा में गिराव हो जाना, कम हो जाना। सडन ड्रॉ डाउन मतलब आप लगातार लगातार पानी, धरती का जो पानी अचानक से बाहर निकाल रहे हो ना, तो वो दिक्कत वाला काम है। हम हमारी जो पानी की टंकी का उदाहरण मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि पानी की टंकी में बोथ साइड से लोड आते हैं, मतलब भरी हुई में भी लोड आता है और खाली में भी लोड आता है, ठीक है। मतलब अगर पूरी खाली है तो भी दिक्कत वाला काम है और पूरी भरी है तो भी फुल लोड आएगा। मतलब हाफ फिल्ड, हमको पानी की टंकी की जब डिज़ाइन करते हैं तो हम 3 कंडीशन में करते हैं। एक फुल्ली वैकेंट मतलब पूरी तरह से खाली टंकी, फिर आधी भरी टंकी और फिर पूरी भरी टंकी। कभी भी हमको कोई सी भी पानी की टंकी हो जो कंक्रीट या आरसीसी से बनी हुई है, उसको पूरा खाली नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। मेन चीज़ क्या होती है, हमारा जो विड्रॉल होता है, सपोज अगर हमने पूरी खाली की टंकी छोड़ दी तो उसमें क्या इंटरनल प्रेशर जनरेट होने लग जाता है, मतलब आंतरिक तरीके से प्रेशर क्रिएट करता है वो, तो जिससे क्या होता है, दिक्कत होती है। उसी प्रकार से हमारा जो धरती के अंदर जो पानी उपस्थित है, सब सॉइल मतलब धरती के नीचे जो स्ट्रक्चर बना है उसका जो पानी है, सब सॉइल का जो मॉइस्चर है उसमें विड्रॉल हो जाना, ठीक है, कमी आ जाना। मतलब ज़्यादा है तो भी दिक्कत है और अचानक से कम है तो भी दिक्कत है। आई बात समझ में? तो ये भी सीधा सीधा हमारे जो फाउंडेशन है उस पर इफेक्ट डालता है या उसका फेल्यूर का कारण बनता है, ठीक है। अब क्या आ रहा है, लेटरल प्रेशर ऑन द सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, मैं 2-4 बार समझा चुकी हूँ, बताइए सुपर स्ट्रक्चर किसको ग्राउंड बोलते हैं। लेवल के ऊपर वाला हाँ मैम, हाँ ऊपर वाला। बिल्कुल सही, ग्राउंड लेवल के ऊपर वाला जो भी स्ट्रक्चर आपको दिखता है, जो भी बिल्डिंग के एक एक पुर्जे दिखते हैं उसको बोलते हैं हम सुपर स्ट्रक्चर। लेटरल प्रेशर क्या होता है कि जो प्रेशर या जो लोड हमारे सुपर स्ट्रक्चर, धरती के ऊपर वाले स्ट्रक्चर का जो भी प्रेशर है, जो भी लोड है, लेटरल मतलब ये डायरेक्शन होती है, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ये आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि जो सुपर स्ट्रक्चर का जो प्रेशर है, जो अगर बिल्डिंग हमारी खड़ी हुई है तो वो प्रेशर अल्टीमेटली किस पे लगा रही है, हमारे फाउंडेशन पे। जाहिर सी बात है क्योंकि पूरे फाउंडेशन के ऊपर ही हमारी क्या होती है, बिल्डिंग टिकी हुई होती है। अब क्या होता है, हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ अर्थ, ये चीज़ आप पढ़ रहे हो, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ अर्थ मतलब हमारी अर्थ की, जब मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको बताई थी तो जो हमने खजाने का घड़ा वाला जो कॉन्सेप्ट समझा था कि 12 साल में क्यों घड़ा खजाने से भरा हुआ खसक जाता है, तो क्या होता है कि हमारी धरती के अंदर क्या होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर आप जियोग्राफी पढ़ते हो या कोई भी वीडियो देखते हो यूट्यूब में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का वीडियो देखते हो या फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझते हो, जब हमारी धरती बनी थी, लावा मैग्मा सब पढ़ते हो, तो आपको पता पड़ेगा कि जो हमारी इंटरनल जो प्लेट्स होती है वो लगातार हल्का हल्का सा खिसकती है, ठीक है। कौन सी प्लेट्स, जो धरती के अंदर है, मतलब जो स्ट्रक्चर बना है उसके अंदर की भी मिट्टी में खसकन होती है, ठीक है। वो इतनी मिनिमम होती है, मतलब करोड़ों वर्षों में 1 mm खिसकेगी, ठीक है, या फिर 1 सेंटीमीटर खिसकेगी। मतलब आज मैं अगर ये मैं इसको यहाँ छोड़ रही हूँ, इस पेन को धरती के अंदर गाड़ के, तो ये क्या आगे पहुंच जाएगा। मतलब बहुत स्लाइटली मूवमेंट होता है, मगर हमको ये नहीं पता कि इधर मूवमेंट हो रहा है कि इधर मूवमेंट हो रहा है कि इधर हो रहा है कि इधर हो रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट है, जब घड़ा किसी ने पुरखों ने गाड़ा होगा, फिर बाद में किसी ने खुदाई करी होगी, तो भैया यहाँ तो नहीं मिलेगा, कहीं खसक ही गया होगा। इसीलिए बोलते हैं कि हमारा जो खजाना रहता है वो खसक जाता है, जगह अपनी परिवर्तित कर देता है। खजाना परिवर्तित नहीं कर रहा, खजाना नहीं खसक रहा है, जो मिट्टी है ना वो खसक रही है, समझ रहे हो, मिट्टी खसक रही है मतलब अर्थ का मूवमेंट हो रहा है, समझ में आ गई बात। और हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ऐसी खड़ी मिट्टी तो खसकेगी नहीं, खड़ी मिट्टी खसकेगी तो क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक हो जाएगा। मिनिमम धरती के अंदर की स्लाइडली हमारी मिट्टी खसकती है। तो क्या होता है, अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ अर्थ होता है वो भी अगर तेजी से होता है या उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, कुछ चीज़ें अलाउेबल हो जाती है मगर कुछ चीज़ें अलाउेबल भी नहीं होती है। तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है वो भी हमारे फाउंडेशन पे सीधा सीधा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको फेल्योर की कागर पे ले जाता है। फिर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन ऑफ ट्रीज एंड शर्ब्स,
मतलब जो हमारे ट्रीज है या फिर जो हमारे इंसेक्ट्स है, अगर हमारा ट्री है कोई, अगर जैसे पीपल का पेड़ की बात करते हैं, पीपल का पेड़ का उदाहरण देते हैं, अगर कहीं पीपल का पेड़ है या फिर कोई सा भी पेड़ है, पीपल का पेड़ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके जो नीचे की रूट्स होते हैं तो वो बहुत काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, ऐसा कोई सा भी पेड़ है जिसकी जो रूट्स है, जिसकी जड़ है, वो काफ़ी मजबूत रहती है और पूरे धरती में कैसी फैली हुई रहती है, तो वो भी हमारे दिक्कत का प्रॉब्लम बनता है। देखो वास्तु का सीन मैं नहीं बताऊंगी, मगर बेसिकली हमारे जो कंस्ट्रक्शन में इसलिए हम उसको ओके नहीं बोलते हैं, या वास्तु भी इससे रिलेटेड होगा, क्योंकि क्या होता है कि जब जैसे जैसे ट्री ग्रो होता है ना, वैसे वैसे उसकी रूटें बढ़ती जाती है, तो कहते हैं रूट बढ़ती है तो हमारे फाउंडेशन पे सीधा सीधा असर डालती है, मतलब उसमें इतनी ताकत से वो बढ़ती हैं तो धीरे धीरे क्या करेगी, लोड लगाएगी। अब कुछ भी चीज़, हमारा फाउंडेशन तो नहीं खिसकेगा ना, वो तो नहीं बढ़ेगा उम्र के साथ में, मगर हमारा फाउंडेशन अगर गड़ा हुआ और हमारा पेड़ की रूट्स बढ़ती जा रही है तो सीधा सीधा इससे टकराने वाली स्थिति होगी, इसको मूवमेंट की ओर लेके जाएगा, इसको खसकाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये सीधा सीधा अगर हमारे कोई ऐसे ट्रीज हैं जो ग्रो हो रहे हैं तो उसके जो रूट्स हैं वो क्या करेंगे, सीधे सीधे हमारे फाउंडेशन पे असर डालेंगे, धरती के अंदर ही जड़े रहेंगे और धरती के अंदर ही हमारा क्या रहेगा, फाउंडेशन रहेगा। आई बात समझ में? यस मैडम। अगला है हमारा एटमोस्फेरिक एक्शन। एटमोस्फेरिक मतलब हमारे वातावरण में, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो एक्शन हो रहे हैं उसका क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो वातावरण की बात मैं नहीं करूँगी, बेसिकली मैं सिर्फ अंडरग्राउंड वाटर टेबल की बात करूँगी, मतलब भूमिगत जल की बात करूँगी जो बढ़ता और घटता रहता है। ठीक है, ये चीज़ से सबको ही अवगत है कि भूमिगत जल कैसे बढ़ता है और कैसे कम होता है, सबको पता है। हाँ मैडम। है ना? यस। तो बेसिक सी बात हम ये करते हैं कि जब हमारा ग्राउंड वाटर टेबल हाई या लो होता है तो उसका भी सीधा सीधा प्रभाव हमारे क्या पड़ता है, फाउंडेशन पे पड़ता है, नींव पे पड़ता है। क्यों नींव में पड़ता है? अब मेरा जैसे धरती के अंदर मेरा हाथ समझ लेना कि फाउंडेशन है, वो ऐसा कैसे ही रहेगा, मगर अगर नीचे से पानी बढ़ रहा है, मतलब धीरे 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 जल स्तर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये कहाँ तक पहुँच गया, हमारे फाउंडेशन तक पहुँच गया, तो बाबा दिक्कत वाली बात होती है। ठीक है, कभी भी हम स्टडी करके बनाते हैं तो हम ये देखते हैं, हम जहाँ भी फाउंडेशन बनाते हैं, जो हमारा लेटाते हैं शेलो फाउंडेशन बनाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे फाउंडेशन से कहीं ज़्यादा नीचे पानी रहे, क्योंकि वाटर क्या सीधा सीधा फोर्स लगाता है हमारे फाउंडेशन पे। ठीक है, या कोई सी भी चीज़ रहती है वो सीधे सीधे फोर्स लगाती है। जब मैंने डैम आपको समझाया था तो डैम में कितनी ताकत होती है, सॉरी, पानी में कितनी ताकत होती है कि इस भरे के भरे डैम को पलट देता है वो। ठीक है, ओवरटर्न कर देता है, सीधा का सीधा गिरा देता है। तो वो नीचे से भी पानी उसी प्रकार का फोर्स लगाता है, मतलब पानी का प्रेशर, वो जो वाटर प्रेशर लेते हैं हम उसको भी हमारे स्टडी में लेते हैं। क्या होता है, जब बारिश होती है तो ये एक एटमॉस्फेरिक वातावरण की या इन्वायरमेंटल प्रक्रिया होती है, बारिश से के ऊपर ही हमारा सीधा सीधा ग्राउंड वाटर टेबल डिपेंड करता है कि पानी की आव कितनी होनी है। ठीक है, आई बात समझ में? ये सारे मुद्दे हैं या ये सारे 7-8 पॉइंट्स है जो हमारे फाउंडेशन के फेल्योर का कारण बनते हैं। हमको इन सब पे वर्कआउट करना है, इन सबको देखना है कि हमारा ये चीज़ें नहीं हो, ताकि हमारा फाउंडेशन अपनी स्थिति पे या अपनी तरह से पूरा आदर्श फाउंडेशन बने। कोई पॉइंट इसमें से देख लो जो समझ में नहीं आ रहा हो। मैडम एटमॉस्फेरिक एक्शन। एटमॉस्फेरिक एक्शन, जो पहला तो एटमॉस्फेरिक एक्शन में बता रही हूँ कि वर्षा वर्षा हो रही है, तो वर्षा होती है तो क्या होता है, सीधा सीधा भूमिगत जल बढ़ता है। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल, जो धरती के अंदर हमारा पानी मौजूद है वो बढ़ता है। ठीक है, बोरिंग में पानी कहाँ से आता है, धरती का पानी रहता है ना, कुएं में पानी कहाँ से आता है, धरती का पानी रहता है। बोर हम क्यों करते हैं, पानी निकालने के लिए करते हैं। तो जब धरती में पानी रहता है तभी तो अपन मानते हैं कि भूमिगत जल है, धरती के अंदर जल है ना, वो चीज़ तो पता है ना। अब भूमि पानी ज़्यादा आ रहा है, फ्लड आ रहा है, बाढ़ आ रही है, तो हमारा भूमिगत जल क्या होगा, स्तर धीरे धीरे धरती से उठ उठ के, पाताल से उठ उठ के कहाँ तक आ जाएगा, हमारे घर की नींव तक आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एटमोस्फियर के कारण नहीं हो रहा है भैया, वर्षा ज़्यादा हुई तभी ये हुआ। ठीक है, दूसरा एटमोस्फियरिक एक्शन क्या होता है हमारा, क्या होता है बताओ? दूसरा होगा
भूकंप आना। हाँ, ये भी अनसर्टेनिटी है क्योंकि एक्चुअल में भूकंप रोज ही आते हैं, मगर उनका रेक्टर स्केल जो हमारा भूकंप मापन यंत्र जो होता है उस पे अगर परमिसिबल लिमिट है, मतलब नुकसान के नीचे वाली अगर उसकी तीव्रता है तो कोई दिक्कत नहीं देगा। अगर तीव्रता ज़्यादा पाई गई तो हमको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो तीव्रता अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ तीव्रता ऐसी होती है कि सडन हमको पता नहीं पड़ती, मगर अगर धीरे धीरे कंपन भी हो रहा है तो वो हम किसी भी चीज़ को धीरे धीरे अगर हिलाते भी हैं तो वो अल्टीमेटली हमारे आगे आगे हमारे फाउंडेशन को वीक करता चला जाता है। आई इतनी बात समझ में? ये सारे पॉइंट्स ऐसे कुछ जिसमें नहीं है आपको आ रहा हो समझ में? मैम ट्रूप्स का मतलब क्या है? इतना मत जाओ, मैंने बता दिया ना बस आपको ट्री के ग्रो होने का कारण। ट्रांसपीरेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रूप्स पे मत जाओ, ट्रांसपीरेशन ऑफ ट्रीज पे जाओ। ट्री जैसे जैसे ग्रो होता है वैसे वैसे उसकी जड़ें बढ़ती यस जाती मैम, आगे ठीक है, वो लिखना, क्योंकि आप एज इट इज तो लिखने भी नहीं वाले हो। ठीक है, अच्छा मैम। बता दो सारे पॉइंट, याद हो गए हो तो एक भी चीज को बताओ, एक एक बताया पॉइंट मैम सब पहला। बताओ, अपनी लैंग्वेज में बताओ, उसमें जो लिखा है वो मत बताओ। पहला है मैम सेटलमेंट ऑफ सब सॉइल। हाँ, सॉइल का एक सेटलमेंट होना चाहिए।